एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 अध्याय 3 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अध्याय का नाम है संसद तथा कानूनों का निर्माण। तो चलिए बच्चों, इसके पहले प्रश्न को देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से फायदा हुआ है। ऑप्शन ए, मतपत्र के कागज की बचत हुई। ऑप्शन बी, शिक्षा में वृद्धि हुई। ऑप्शन सी, मतदान प्रतिशत में वृद्धि हुई है। ऑप्शन डी, मतदाता की उम्र कम कर दी गई है। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मतपत्र के कागज की बचत हुई है। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन ए, मतपत्र के कागज की बचत हुई है। अगला है प्रश्न नंबर 2। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। ऑप्शन ए 245, ऑप्शन बी 545, ऑप्शन सी 543, ऑप्शन डी 233। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 233। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन डी 233। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 2। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 12। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन ए 12। अगला है प्रश्न नंबर 4। भारतीय संविधान का अंग नहीं है। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी राज्यपाल। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी राज्यपाल। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन डी राज्यपाल। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 पर आ जाते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें ए नंबर पर दिया है, वयस्क मताधिकार में मत वोट देने के लिए आयु, खालिस्तान में लिखेंगे 18 वर्ष निर्धारित है। बी नंबर पर है, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या, खालिस्तान में लिखेंगे 543 होती है। सी नंबर पर है, राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनाने के लिए लोकसभा में बहुमत हेतु 272 सदस्यों की आवश्यकता होती है। अगला है डी, लोकतंत्र में लोग प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं करते बल्कि, खालिस्तान में लिखेंगे प्रतिनिधि चुनते हैं। अगला है ई, लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या, खालिस्तान में लिखेंगे 2 होती है। चलिए बच्चों, अब प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 6 में दिया है, कोई भी पराधीन देश अपने फैसले स्वयं नहीं ले सकता। हमें अपने फैसले लेने का अधिकार कब मिला? उत्तर में लिखेंगे हमें अपने फैसले लेने का अधिकार 15 अगस्त 1947 को मिला। पहले पराधीनता के कारण यह अधिकार हमें नहीं था। अगला है प्रश्न नंबर 7, संसद किसे कहा जाता है? उत्तर में लिखेंगे जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के समूह को संसद कहा जाता है। यही संसद सरकार को नियंत्रित करती है। अगला है प्रश्न नंबर 8, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उत्तर में लिखेंगे राज्यसभा देश के राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 9, लोकसभा के सदस्यों की संख्या लिखिए, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? उत्तर में लिखेंगे लोकसभा में कुल 545 सदस्य हैं। 543 निर्वाचित और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 10, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर में लिखेंगे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 11, संसद में प्रश्नकाल क्या है तथा इसका क्या महत्व है? उत्तर में लिखेंगे प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को भी नियंत्रित करता है। सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। सरकार भी प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता की राय जानती है। अगला है प्रश्न नंबर 12, नए कानून किस तरह बनते हैं? उत्तर में लिखेंगे
आमतौर पर समाज के विभिन्न समूह किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं, फिर लोकसभा या राज्यसभा तथा कानून बनाने के लिए प्रस्ताव पेश करती है। इसे मंजूरी के लिए दोनों सभाओं में पेश किया जाता है। मंजूर होने के बाद कानून का रूप दे दिया जाता है। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर 13। अलोकप्रिय और विवादास्पद कानूनों का जनता किस प्रकार विरोध कर सकती है? उत्तर में लिखेंगे, कई बार संसद ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है। ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानूनन सही हो सकता है, फिर भी वह लोगों को रास नहीं आता, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके पीछे नियत सही नहीं थी, इसलिए लोग उसकी आलोचना कर सकते हैं। इसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं। हमारे जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए गए दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। जब बहुत सारे लोग यह मानने लगते हैं कि गलत कानून पारित हो गया है, तो संसद के ऊपर भी उस कानून पर दोबारा विचार करने का दबाव पड़ता है। अगला है प्रश्न नंबर 14। विधायिका और कार्यपालिका सरकार में क्या अंतर है? उत्तर में लिखेंगे, विधायिका और कार्यपालिका में निम्नलिखित अंतर है। यहाँ पर देखिए कॉलम बनाएंगे, एक तरफ विधायिका और एक तरफ कार्यपालिका का। तो विधायिका में लिखेंगे, भारतीय संसद विधायी शाखा का हिस्सा है, और कार्यपालिका में लिखेंगे, प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल कार्यकारी शाखा का हिस्सा है। इसके बाद विधानमंडल कानून और नीति बनाने का प्रभारी है, कार्यपालिका उन नीतियों और कानूनों के कार्यान्वयन का प्रभारी है। तीसरे नंबर पर है, भारतीय संसद या विधायिका को विदेशी संधियों पर हस्ताक्षर करने या उनका अनुसमर्थन करने का अधिकार होता है, और इस तरफ कार्रवाई शाखा को विदेशी संधियों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार है। चलिए बच्चों अब प्रश्न नंबर 15 पर आते हैं। ईवीएम का उपयोग पर्यावरण की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर में लिखेंगे, देश में होने वाले चुनाव में जिन मतपत्रों की आवश्यकता होती थी, उन्हें बनाने के लिए लाखों पेड़ों को काटकर कागज बनाना पड़ता था। 2004 के आम चुनाव में जब पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया, तब इससे 1,50,000 पेड़ों की रक्षा हुई, क्योंकि मतपत्रों की छपाई के लिए इन पेड़ों को काटकर 8,000 टन कागज बनाना पड़ता। इसलिए ईवीएम का उपयोग पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पेड़ों की रक्षा होती है। तो बच्चों यहाँ पर ही हमारा अध्याय 3 समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।